आपने देखा कि जब वह परिवार का बंटवारा हुआ तो उनके हिस्से में सब जमीन, मकान, पेड़ सब अच्छे आए, जिसको उन्होंने अपने परिश्रम से और अधिक बढ़ाया। इससे पता चलता है कि उनके पास धन की कमी नहीं रही। तो अब आप इस पैराग्राफ में देखिए, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह, 3 कन्याएं हैं। तो भक्तिन और भक्तिन के पति ने बहुत ही धूमधाम से अपनी बड़ी लड़की का विवाह किया, लेकिन उसके भाग्य में फिर से बुरे दिन आए जब वह मात्र 29 यानी 29 साल की थी। तो 2 छोटी छोटी लड़कियां, घरौंदा मतलब घर घर का खेल खेलती हुई, 2 छोटी कन्याओं को छोड़कर उसका पति इस संसार से विदा हो गया। जब वह मरा तो उसके पति की उम्र उस समय मात्र 36 साल थी। पर भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ कहकर याद करती है। बुढ़ऊ मीन्स बूढ़ा। और वह कहती है, वह सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है तो परमात्मा के यहाँ उसके पति भी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें यदि वो बुढ़ऊ नहीं कहेगी तो यह उनका अपमान है, बेइज्जती है। भक्तिन के जो खेत थे वो हरे भरे थे, उसकी गाय मोटी ताजी, पेड़ फलों से लदे हुए, और पति है नहीं। इन सब को देखकर जो उसके जेठ और जेठ के जो लड़के हैं उनको लालच आने लगा, और इन सब को वो कैसे प्राप्त कर सकते थे जब भैयू मीन्स भाई की वाइफ, पत्नी, जब वह दूसरी जगह विवाह कर लेती। पर भक्तिन किसी के भी बहकावे में नहीं आई, और जब उसको इसके बारे में पता चला कि ये लोग चाहते हैं कि मैं दूसरी जगह विवाह कर लूं, तो वो गुस्से से भर गई और अपने पाँव को पटक पटक कर कहने लगी कि हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जो हम दूसरे के यहाँ जाकर शादी कर लें, यानी दूसरे के घर चली जाएं। हम तो तुम्हारी ही छाती पर बैठकर होरहा मीन्स चने को, जो हरे चने होते हैं, उनको भूंजूंगी और यहीं पर बैठकर राज करूंगी। मतलब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, ये मेरे पति का घर है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। इससे आपको उसके चरित्र की एक बात पता चलती है कि वह अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी और किसी के बहकावे में नहीं आ सकती थी। देखिए भक्तिन ने इसके बाद क्या किया। जो उसको उसकी ज़मीन से भगा देना चाहते थे, उसने अपने ससुर, अजिया ससुर यानी ससुर के दादा, और कई पीढ़ियों के जो ससुर थे, यानी ससुर के ससुर, ससुर के ससुर, उन लोगों के द्वारा जो ज़मीन ली गई थी, पाई थी, उस ज़मीन में से उसने सुई की नोक के बराबर भी उन्हें ज़मीन देने की उदारता नहीं दिखाई। किन्हें? अपने जेठ जिठौतों को। पहला काम तो उसने ये किया, इससे उसकी निर्भीकता, स्वाभिमान दिखाई देता है। इसके अलावा उसने, क्योंकि वो विधवा है,
अब मुझे दोबारा ये लोग शादी करने के लिए बाध्य न करें। तो उसने किसी गुरु से के पास जाकर अपने कान में मंत्र फुकवा लिए, गले में कंठी माला बांध ली और पति के नाम पर अपने जो बाल थे उन्हें मुड़वा लिया और सिर में घी लगा लिया और इस बात की घोषणा कर दी कि वह इस जमीन से, इस घर से कभी भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो भक्तिन हो गई और भविष्य के लिए इस संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी छोटी छोटी जो 2 कन्याएं थीं उनकी भी बाल्यावस्था में विवाह करके उनको उनके ससुराल भेज दिया और पति के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए मैं पत्नीव्रता हूँ, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को क्यों? क्योंकि वह पति के द्वारा शादी की गई है, उस दामाद को अपने घर पर घर जवाई बनाकर रख लिया और अब भक्तिन का 3रा अध्याय प्रारंभ होता है। इसके पश्चात यानी उसके जीवन में क्या हुआ। विधवा होने के पश्चात भक्तिन का दुर्भाग्य और भी अधिक हठी था, यानी जितना उसने अभी तक अपने जीवन में बुरा देखा था, इससे भी अब वह और अधिक बुरा देख रही थी। कैसे? उसकी जो बड़ी पुत्री अभी किशोरी से युवती हुई थी कि वह विधवा हो गई। जेठ और जिठौत जो अभी तक अपनी चाची को पराजित करने के लिए हर तरह से तैयार थे, किस रूप में? उसकी जमीन जायदाद को हड़पने के लिए। पर वह उसके जेठ अपने भाई की पत्नी से किसी भी तरह से अभी तक जीत नहीं पाए थे, तो उसकी बेटी को विधवा होते देखकर उनके मन में एक उम्मीद जग गई कि हम इसका तो विवाह नहीं कर पाए, लेकिन बहन के प्रति अपनी ममता को दिखाकर इसका जरूर विवाह करा सकते हैं। तो बड़े जेठ के लड़के ने अपने एक साले को बुला लिया, जो कुछ नहीं करता था, उस केवल तीतर लड़ाने का काम करता था। ऐसे आवारा साले को बुलाकर अपने यहाँ रख लिया ताकि उससे अपनी चाची की बेटी का विवाह करा सके, क्योंकि उसको तो घर परिवार से कोई मतलब नहीं है और यदि ये विवाह हो जाता है तो घर की जमीन जायदाद सब पर उनका कब्जा हो जाएगा। पर भक्तिन की लड़की अपनी माँ से कम समझदार नहीं थी। जब उसके सामने ऐसा संबंध प्रस्तुत किया तो उसने वर को नापसंद कर दिया। इसलिए उनका प्रस्ताव जो था जहाँ का तहाँ रह गया और वो माँ और बेटी और अधिक मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। लेकिन
मान न मान मैं तेरा मेहमान, चाहे तुम मुझे मानो या मत मानो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। अर्थात तुम मुझे अपने घर का वर मानो या ना मानो, इस बात को दिखाते हुए जो जेठौत का साला है वो तरह तरह के उपाय सोचने लगा। देखिए, एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं थी तो मान न मान वाले जो वर महाशय थे यानी जेठौत के साले, वो बेटी की कोठरी में घुस गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और उसके जो समर्थक थे यानी जेठ और जेठौत, वो सब गांव वालों को बुलाने लग गए कि देखो, भक्तिन की जो बेटी है उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो लोगों ने देखा, जो गांव के पंच थे उन्होंने देखा कि जो वो साला था उसकी बुरी तरह से मरम्मत कर रखी है। किसने? भक्तिन की बेटी ने। इसको देखकर जो पंच लोग थे वो असमंजस में पड़ गए कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन वो तीतरबाज जो युवक था वह कहता था कि मुझे इसने बुलाया और तभी मैं कमरे में गया। लेकिन पंचों को साफ दिखाई दे रहा था कि उसके गालों में उंगलियों के उभार थे। अब अंत में पंचायत ने अपना निर्णय दिया, कहा कि चाहे दोनों झूठे हों या सच्चे, पर दोनों एक ही कोठरी से निकले हैं, इसलिए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। गांव है, समाज है। बालिका अपमानित हो गई और अपमानित होकर उसने अपने होठों को इतना काटा कि उसके होठों से खून निकलने लगा। भक्तिन भी अपने इस जबरदस्ती बने हुए दामाद को देखकर उसकी आंखों से अंगारे फूटने लगे। पर वो दोनों समाज के आगे परास्त थे और उन्हें उसे दामाद के रूप में स्वीकारना पड़ा। पर यह संबंध ज़्यादा सुखकारी नहीं रहा, क्योंकि जो दामाद था वो तो हमेशा तीतर लड़ाता रहता और बेटी बहुत ही बेचारगी की हालत में रहने लगी। वो बहुत यत्न से जो उन्होंने आज तक अपने जानवर, गाय, खेती बाड़ी संभाल रखी थी, उसके प्रति भी उनका जो मोह था वो खत्म होने लगा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उनके लिए लगान अदा करना भी मुश्किल होने लगा। एक बार जब लगान देर से देने पहुँचे तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और उसे दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उस कर्मठ भक्तिन के लिए जीवन में कलंक बन गया और दूसरे ही दिन उसने अपनी जिस जमा पूंजी को, जिस जमीन को इतना दिल से लगा रखा था, उसको छोड़कर वह
शहर आ गई। चांद यानी उसका सिर में बाल नहीं है। उस गंजे सिर क्यों है उसका? क्योंकि वो भक्तिन बन गई है। मोटी धोती से, जो धोती मैली है, उससे उसने ढक रखा है, लेकिन उसके कान जो हैं वो धोती से बाहर हैं। इस तरह की रूपरेखा में भक्तिन लेखिका के सामने सेवक धर्म के लिए यानी नौकरानी का काम करने के लिए आई, और यह उसके जीवन का चौथा परिच्छेद यानी अध्याय यानी अंतिम परिच्छेद था। लेकिन यह उसकी इति यानी समाप्ति नहीं है। लेखिका भक्तिन की वेशभूषा और उसके काम मिलने के लिए यानी वो नौकरानी के लिए आई है, इसको देखकर उनके मन में शंका हुई। कैसी शंका और क्यों? उसकी वेशभूषा तो वैरागी की है यानी सन्यासन की है, और वह शहर में काम मांगने के लिए आई है यानी गृहस्थ का जीवन। तो उन्होंने उससे प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने इस पर बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेते हैं, दाल उबाल लेते हैं, साग भाजी यानी सब्जी छौंक लेते हैं, और क्या बाकी रहा। यानी उसके लिए यही सब कुछ, रोटी दाल साग भाजी बनाना ही खाना बनाना है। अब लेखिका के यहाँ भक्तिन को जब नौकरी मिल गई तो उसने अपने कार्य का प्रारंभ किस तरह से किया। उसको सुबह उठने की आदत है, तड़के ही मतलब प्रातः काल ही। कई लोटे पानी से उसने नहाया, और लेखिका के द्वारा जो दी हुई धुली हुई धोती थी उसको भी उसने गंगा जल के छींटों से पवित्र किया, और अरुणोदय काल यानी जिस समय सूर्य उदय हो रहा है, उसने उगते हुए सूर्य को, पीपल के पेड़ को 2 लोटे जल से अभिनंदित किया, और 2 मिनट नाक दबाकर जप किया। उसके पश्चात उसने लेखिका के जो रसोई घर है उसमें कोयले से एक मोटी सी रेखा खींच दी और खुद चौके में प्रतिष्ठित हो गई। तब लेखिका को लगा कि ऐसे सेवक का जो साथ है वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लेखिका ने मुहावरा प्रयोग किया है, टेढ़ी खीर। लेखिका अपने विषय में कहती हैं कि मैं अपने भोजन के संबंध में यानी खाने के संबंध में आसक्ति रहित हूँ, वीतराग हूँ, यानी मुझे खाने का कोई अधिक शौक नहीं है। लेकिन वो खाना बनाने की जो कला है उसमें परिवार में प्रख्यात हैं, यानी वो बहुत अच्छी खाना पकाना जानती हैं। तो जो व्यक्ति पाक कला में कुशल होगा वो दूसरे के
खाना बनाने में जरूर नुक्ताचीनी निकाल सकता है, पर ऐसा खाना बनाने वाला जो छूत को मानता हो, उसके खाना पकाने को देखकर लेखिका के लिए उसके चौके में घुसना ऐसा हो गया जैसे लक्ष्मण ने रेखा खींच दी हो। आपने देखा कि भक्तिन ने लेखिका के लिए रेखा खींच दी कि इस रेखा के अंदर वो चौके में प्रवेश नहीं कर सकती। यद्यपि लेखिका को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन लेखिका ने भक्तिन के द्वारा जो उन्हें स्थान निर्दिष्ट यानी आदेश दिया गया था, उस स्थान को जब ग्रहण कर लिया, यानी उस पर उन्होंने किसी भी तरह की नुक्ताचीनी नहीं की, तो इससे जो भक्तिन है उसके अंदर आत्मसंतुष्टि हो गई, जिसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई और वो बहुत प्रसन्नता के साथ लेखिका को उनकी थाली में खाना परसने लगी। अब देखिए कि खाना कैसा है। लेखिका को उसने फूल की थाली, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फूल की थाली कांसे की थाली को कहा जाता है, उसमें उसने एक बहुत मोटी सी रोटी, और वो रोटी मोटी भी है, काली है और उसमें चित्तियाँ पड़ी हुई हैं काली काली, जिससे पता चलता है कि जो रोटी है वो बुरी तरह से जल चुकी है। ऐसी उसने 4 रोटियां उनकी थाली में रखी और दाल को टेढ़ा करके गाढ़ी दाल थाली में ही परस दी, यानी अलग से कटोरी में दाल नहीं दी। यह देखकर लेखिका रुआंसी हो गई, यानी उन्हें जैसे रोना सा आ गया। ये क्या बनाया है, ये कैसा खाना है। देखिए, जब लेखिका ने ये कहा रोटियों को देखकर कि ये क्या बनाया है, तो उसका उत्तर सुनिए। वो कहती है कि ये बहुत खरी हो गई हैं, मतलब कड़ी हो गई हैं। कड़ी तो हो गई हैं मान लिया उसने, लेकिन कहा ये अच्छी हैं क्योंकि ये अच्छे से सिकी हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि वो जवाब देने में बहुत चतुर है। तरकारियां थीं, उसने कहा कि सब्जी तो घर में है, पर जब दाल बनी है तो तरकारी बनाने की क्या ज़रूरत, वो शाम को बना दी जाएगी। लेखिका कहती हैं कि यदि मुझे दूध घी से खाना अच्छा लगता तो मैं खा लेती, लेकिन मुझे दूध घी से भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो वो लेखिका से कहती हैं कि अमचूर और लाल मिर्च की जो चटनी है, अगर आपको इससे खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अमचूर और लाल मिर्च की चटनी आपके लिए बना देती हूँ। अगर उससे भी आप नहीं खा सकती हैं तो मैं जो गांव से थोड़ा सा गुड़ लाई हूँ और वो गुड़ उसने अपनी गठरी में रखा है, उससे आप खा लो। फिर वो लेखिका से ही प्रश्न करके कहती है, क्या शहर के लोग कला बत्तू खाते हैं, यानी कोई बहुत ही बढ़िया खाना खाते हैं। फिर वो लेखिका को यह भी बताना चाहती है कि वो तो बहुत अच्छी खाना पकाने वाली है, तो इसके लिए वो अपने प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट दे रही है। किसके? वो जतला रही है कि वो अनाड़िन नहीं है, खाना बनाने में फूहड़ नहीं है। वो उनसे कहती है कि उसके ससुर के बाबा यानी दादाजी, पितिया ससुर, अजिया सास यानी चचिया सास, ये सब उसके खाना पकाने की बहुत तारीफ करते थे। अब ये कैसी तारीफ है? मौखिक प्रमाण पत्र, यानी वो उसकी खाने की बहुत अधिक तारीफ किया करते थे।
अब लेखिका कहती हैं कि मुझे मीठे से विरक्ति है, यानी लेखिका को मीठा पसंद नहीं है। तो बिना गुड़ के, बिना घी से अरुचि के कारण जो दाल थी, रूखी दाल, उसी के साथ उन्होंने मोटी रोटी खाई और उसको खाकर वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पहुंच गई। और वहाँ जाते जाते उनके मन में विचार आ रहे हैं शहर और देहात के जीवन में, कि देहात के लोग किस तरह का, यानी गांव के लोग किस तरह का खाना खाते हैं, शहर के लोग किस तरह का खाना खाते हैं, इस सब पर वो विचार क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, इस सब पर वो विचार करते हुए जा रही हैं।